हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हॉरिज़ॉन एजुकेशन चैनल पर स्वागत अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में यूपीएसआई 2025 के लिए एक जानदार शानदार अब सेशन लाने वाले हर रोज 50 दिन। कब तक लाएंगे तो आप कहेंगे ये आपका 50 दिन का शेड्यूल सेट हो रहा है। इसमें 50 सेट हैं जो आपके 2021 में एग्जाम हुए थे। आप इधर देखिएगा, ये येलो और रेड में लिखा हुआ है, ठीक है। 50 सेट्स हैं जो 12 नवंबर 2021 से लेकर 2 दिसंबर 2021 तक संपन्न हुए। अलग-अलग मतलब एक दिन में 3-3 सेट मतलब 3-3 पालियों में पेपर होते थे। जैसे 12 नवंबर का पहली पाली, दूसरी पाली और तीसरी पाली। मतलब 3 पालियाँ एक दिन में होती थी। ठीक है? तो एक-एक पालियों के एक-एक दिन में हम सॉल्यूशन देने वाले हैं और अच्छे से बेहतरीन से देने वाले हैं। अब इनसे आपको लाभ क्या मिलेगा कि 2021 में किस-किस तरह का पेपर आया था, क्या-क्या था, तो हम आपको आपको पर डे 80 क्वेश्चन 40 से हिंदी के कितने 40 से हिंदी के क्वेश्चन पर डे देंगे और 40 से जीएस के क्वेश्चन पर डे देने वाले हैं। तो आप सभी लोग 80 क्वेश्चनों का टारगेट ये रोज कंप्लीट करने वाले हैं, तो कमर कस लीजिएगा और किसी प्रकार कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। 40 क्वेश्चन आपके जो हिंदी वाले आते हैं इनको तो आप रट्टा मार लीजिएगा। आपके सेट में जो इस बार यूपीएसआई 2025 का पेपर दिसंबर में तो बिल्कुल भी नहीं होगा, कोई चांस नहीं है। जनवरी में भी हो सकता है, जनवरी या फरवरी में भी, है ना? अभी इसमें भी कोई क्लियर नहीं है क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नत बोर्ड के द्वारा या भर्ती बोर्ड के द्वारा अभी सेंटर मांगे गए और जिसमें लगभग 1.5 से 2 महीने इसमें टाइम लगता है, 45 से 60 दिन का 60 दिन का टाइम लगता है। फिर उसके बाद ये आपके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड द्वारा खुद बताया गया है कि ये बताया गया है कि हम एग्जाम को 4 सप्ताह पहले एग्जाम डेट घोषित करेंगे कि एग्जाम कब कराएंगे। कितने सप्ताह? 4 सप्ताह मतलब 1 माह पहले खुद एग्जाम मतलब भर्ती बोर्ड बताएगी कि हम एग्जाम कब कराने वाले हैं। तो कमर कस लो भाई, है ना? आपका सिलेबस हमने जो जीएस और हिंदी की बात की थी वो आप पूर्णतः कंप्लीट किया। अब आपको आगे क्या पढ़ना है ये कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप ये 50 सेट चाहते हो तो ये 50 सेट लगातार कराए जाएंगे, डेली कराए जाएंगे जैसे वो क्लासेस चल रही थी। अगर आप कुछ और चाहते हो तो कुछ और भी, आप जो भी चाहते हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। टेलीग्राम चैनल अगर अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो कर लीजिएगा, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें, वहां आपको करंट अफेयर से अपडेट किया जाता है डेली और बहुत सी अलग अलग तरह की पीडीएफ भी आपको दी जाती है जो आपकी जरूरत की है ना? जीके जीएस करंट अफेयर वगैरह वगैरह की जो लोग जुड़े हैं उनको पता है। डेली कुछ ना कुछ वहां पर अपडेट होता रहता है, ठीक है। तो इन क्लासों को लेकर कैसा लगेगा ये भी आप बताएंगे, ठीक है ना? आप कितने क्वेश्चन 40 के मतलब हिंदी में 40 क्वेश्चन कितने सॉल्व कर पाते हैं? 40 क्वेश्चन हिंदी के आने हैं तो हिंदी में आज के पेपर का, क्योंकि हिंदी नहीं बदलेगी ना, हिंदी का जो सिलेबस था वही है ना? जीएस का जो सिलेबस था वही है, बस करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन बदल सकते हैं, बाकी तो सब कुछ वही रहेगा। और यहीं से पेपर में हम लोग डिसाइड भी करेंगे करंट अफेयर के कौन-कौन से क्वेश्चन आए हैं और कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो तैयार हैं क्या आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग तैयार होंगे। तो चलिए देखते हैं, ये आपके संशोधित संस्करण है जो उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नत बोर्ड या आपके पुलिस प्रोन्नत भर्ती बोर्ड के द्वारा पूछे गए उत्तर प्रपत्र के अनुसार तैयार किया गया घटना चक्र की ये पुस्तक है ना? और आप सभी लोग जानते हैं ये आपकी डेट वाइज भी दी गई। देखो, 1 से लेकर के आपके यहाँ पर कितने 50 सेट दिए गए, ये 50वां है, 25 इधर है, 25 इधर दिए गए। ठीक है, तो एक-एक करके हम लोग देखते हैं क्या होने वाला है। डेट सहित सारा कुछ दिया गया है, लेकिन अब हमको डेट से मतलब नहीं, हमें क्वेश्चन से मतलब। चलो फिर भी हम डेट बता देते हैं। 12 नवंबर 2021 की प्रथम पाली का ये सेट आज हम कराने वाले यूपीएसआई 2021 का पेपर। ठीक है, तो तैयार हो आप सभी लोग? बिल्कुल आप कह रहे हैं कि बिल्कुल तैयार हैं, बस आप शुरू करिएगा। हम लोग पूरी तरह से क्लास में रेडी हैं। ओके भाई, ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह का रहा और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ओके ओके डन डन कर देना कि सब कुछ ओके है। चलिए, सब कुछ ओके होना चाहिए आपके। आ जाओ भाई। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर कि कागज सौर सेरी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम क्या है?
तो सौरसेनी कहा गया यहाँ पर आपका राजस्थानी और पंजाबी सही आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। आगे क्या कह रहे हैं? तो आगे सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम राजस्थानी, गुजराती और पश्चिमी हिंदी का विकास भी सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, जिसमें बांग्ला, मागधी अपभ्रंश से विकसित भाषाएं हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या? अरे सॉरी, यहाँ पर क्या कहेंगे? गुजराती। हाँ, क्या? गुजराती। तो आप पंजाबी नहीं, गुजराती। तो ए और एक और दो सही है। कौन सी? ये देखो, राजस्थानी और गुजराती। ठीक है, और भाई अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली कहा गया विष्णुपुरिया है? कौन सी पुरिया है? विष्णुपुरिया की बात कही गई है। ठीक है ना, ये याद रखना है। तो आप कहेंगे असमी। कौन सी? असमी। असम जानते हो ना? असमी। तो विष्णुपुरिया बोली असमी भाषा की मुख्य बोली है, या मणिपुर त्रिपुरा के कुछ भागों में बोली जाती है। कहां पर? मणिपुर त्रिपुरा के। अच्छा, कमेंट करके बताना है मणिपुर और त्रिपुरा की राजधानी क्या है। ठीक है, आ दो। आगे इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है? क्या है? बहुला है। तो आप कहेंगे बघेली बोली। कौन सी? बघेली बोली। तो आगे उदासीन आकार या बहुला बोली बघेली है, जिसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी शब्दकोश, देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी शब्दकोश में जो आप छ लिखते हो, जैसे आकांक्षा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? छ। तो आप कहेंगे का के बाद आता है। किसके बाद आता है? का के बाद। तो आगे हिंदी शब्दकोश में आकाश का के बाद छ वर्ण आता है। यह संयुक्त व्यंजन है जो क और श से मिलकर आधा का प्लस श से मिलकर बनता है। आकांक्षा आप लिखेंगे आकांक्षा। आकांक्षा की अंग्रेजी क्या होगी? बताएं। अगर आपसे कह दिया जाए कि आकांक्षा लिखिएगा ना, जैसे आकांक्षा, आकांक्षा, तो क्या लिखते हो? ये छा आया ना, तो आपसे पूछा जाए कि आकांक्षा की अंग्रेजी क्या होगी, तो क्या कहते हैं? बताएं भाई। आप कहेंगे आकांक्षा की अंग्रेजी क्या होगी? ठीक है, डबल ए, या आप ए के ए है ना, एन एस सी एच, आकांक्षा। क्या लिखते हो? आकांक्षा। ठीक है ना, तो आप का और सा का मिश्रण लेकर चलते हैं। ठीक है, का और सा का मिश्रण लेकर चलते हैं। आगे आते हैं। तो आगे निम्न में से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची? अब पर्यायवाची मतलब आपको याद करनी पड़ेंगी। आकाश का पर्यायवाची किसका? आकाश का। तो आकाश का पर्यायवाची कौन सा है? तो व्योम है। अब यहाँ आकाश के पर्यायवाची व्योम, गगन, नभ, अंबर, अनंत, शून्य। धरा मतलब पृथ्वी का है, तो धरा ओके, चलो। तो यहाँ पर क्या बोलोगे? धरा, पृथ्वी तथा तम, ये पृथ्वी के हो गए, धरा और पृथ्वी। ठीक है, कहा गया तथा तम अंधेरा का पर्यायवाची। किसका है? अंधेरा का। तम मीन्स अंधेरा। ठीक है, आगे आते हैं। तो आगे इनमें से घोटक शब्द क्या है? घोटक शब्द पूछा गया, घोड़ा का घोटक होता है। तो घोड़ा, घोटक क्या है? यहाँ पर तत्सम है, और घोड़ा यहाँ पर क्या होगा? तद्भव होगा। तद्भव। ठीक है, तद्भव। ध्यान से समझना। तत्सम क्या होते हैं? जो संस्कृत से उत्पन्न हुए, और तद्भव क्या होते हैं? जो हमारी बोली भाषा है। हम लोग घोड़ा ही तो बोलते हैं। देखो घोड़ा गाड़ी जा रही है, देखो घोड़ा जा रहा है। ये नहीं कह रहे, कहते हैं कि घोटक गाड़ी जा रही, कहते हैं क्या? नहीं। तो हम लोग क्या बोलते हैं? तद्भव भाषा बोलते हैं, तद्भव बोलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द सरल का विलोम है? सरल तो जटिल। क्या बोलोगे? सरल का विलोम जटिल। ठीक है, आगे आता है। बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना, तभी आप इन सबके सही आंसर कर पाओगे। ठीक है, आगे देखो। आगे सरल शब्द थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे ताकि आपको किसी प्रकार का कोई डिस्टर्ब ना हो, है ना। आ जाओ भाई। ठीक है ना, अभी ज्यादा डिस्टर्ब ना हो पाए। सरल का विलोम जटिल तथा कठिन भी हो सकता है। और ऋज का विलोम वृक्क होता है। क्या होता है? वृक्क। तो आ गया द्विज का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? तो द्विज का दांत भी होता है। क्या होता है? दांत। ठीक है, द्विज शब्द के अर्थ इस प्रकार, जैसे अंडज, प्राणी,
पक्षी, ब्राह्मण, चंद्रमा, दांत, 2 बार जन्म लेने वाला भी द्विज कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विज कहलाता है। ठीक है, ओके है, डन है यहां तक की सारी बातें। आ जाओ भाई, अभी तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, बताएंगे। अगर हो तो बिल्कुल बता देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आ जाओ भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, चलिएगा। अब आते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह, अब ठीक है ना? हाँ, आ जाओ भाई, ऐसे रखते हैं ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो। चलो, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? कहा गया जल, प्राण, पुत्र, इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो आप कहेंगे किसके, किस शब्द के अनेकार्थी हैं? जल, कहा गया प्राण, पुत्र, पुत्र, तो आप कहेंगे जीवन के। किसके? जीवन के। जल, प्राण तथा पुत्र शब्द जीवन के अनेकार्थी हैं। तत्व के अनेकार्थी शब्द आपके, कहा गया सत्य, सार, धर्म, परिणाम, कहा गया सूक्ष्म ज्ञान, उद्देश्य आदि हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? मंथर। क्या बोलोगे? मंथर। ठीक है, जो बहुत मंद गति से कार्य करता है, कार्य करता, उसके लिए प्रयुक्त शब्द क्या होगा? तो आप कहेंगे मंथर। याद कर लो भाई, जो विलंब से काम करे उसके लिए एक शब्द दीर्घ सूची। कहा गया 17 अक्षरों का एक वर्ण वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में क्रमशः मगड़, भगड़, नगड़, तगड़ और अंत में 2 गुरु होते हैं के लिए, तो आप कहेंगे आपके मंदाक्रांता। क्या? मंदाक्रांता, याद कर लीजिएगा। तो सब कुछ यहाँ पर जितना था वो सारी की सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। आगे आते हैं, इनमें से हाँ चलिए, कहा गया इनमें से पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या होगा? इनमें से जिसका संबंध पृथ्वी से है उसे पार्थिव कहा जाता है, जिसका संबंध मनुष्य से है वो उसको नहीं। ठीक है ना? तो जिसका संबंध पृथ्वी से है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? पार्थिव। जिसका संबंध मनुष्य से है के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? बताएं, क्या होगा? बोलें। पार्थिव। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? कमेंट करना, पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? तो आप क्या बोलेंगे? जिसका संबंध पृथ्वी से है। ठीक है, आगे देखो, अब इसी का संबंध आप कह सकते हैं, इसका संबंध मनुष्य से भी है, इसका संबंध ईश्वर से भी है ना? मतलब जिसका संबंध मनुष्य से या जिसका संबंध पृथ्वी से, उसके लिए प्रयोग होता है पार्थिव। ठीक है, क्या प्रयोग होता है? पार्थिव। आगे आता है, अगला प्रश्न है कि आगे इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? सर्वनाम कौन? तो कहेंगे हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। कितने? 11। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। याद कर लो, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन तथा क्या। तो 11 आपके सर्वनाम होते हैं। कितने होते हैं? तो 11 होते हैं। तो 11 की 11 याद कर लीजिएगा। ठीक है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ चुकी है कि शुद्ध शब्द पूछा गया है। शुद्ध शब्द कौन सा होगा? तो आप कहेंगे विद्या और वाचस्पति। ठीक है, विद्या, वाचस्पति, याद कर लो, आपके वाचस्पति। ठीक है, बाकी सब गलत है, ना तो ये होगा, ना तो ये भाई साहब होने वाले हैं और ना तो ये भाई साहब होने वाले हैं। तो सही आंसर ए इज राइट आंसर। विद्या आपके वाचस्पति शुद्ध शब्द है। आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा, आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग किया जाना चाहिए? किस वचन का? तो बहुवचन का। किसका? बहुवचन का। आगे आते हैं, आ जाओ भाई, बहुत ही जानदार शानदार ये क्लास होने वाली है आप सबके लिए। बस इत्मीनान से बैठकर देखना है आपको और हिंदी के 40 के 40 क्वेश्चन याद करते चलना है। इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है। अब ये सच है। चैनल को अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, अगर कर लिया है तो कोई बात नहीं है ना। आप कहेंगे उच्च पदाधिकारियों तथा पूज्य व्यक्तियों को आदर देने के लिए एक वचन की संज्ञा होने पर भी बहुवचन का रूप प्रयुक्त होता है।
इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा, किसकी बात कही गई, भाववाचक संज्ञा, संज्ञा क्रिया से नहीं बनती है, तो भलाई, भलाई, ठीक है। पढ़ाई, लड़ाई, कमाई सब बनती है, तो पढ़ाई, लड़ाई तथा कमाई शब्दों में भाववाचक संज्ञा का प्रयोग किया गया, जबकि भलाई भाववाचक संज्ञा, भला विश्लेषण है, विशेषण है, क्या है, भला इसमें विशेषण बनता है, ठीक है, भलाई भाववाचक है, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनती है, ठीक है। आ जाओ, कहा गया विश्लेषण का लिंग किसके अनुसार होता है, तो आप कहेंगे विशेष के अनुसार, किसके अनुसार, विशेष के अनुसार। विश्लेषण का लिंग विशेष अर्थात संज्ञा अथवा सर्वनाम के अनुसार होता है। कहा गया मूल अकर्मक अधातु, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातु कहलाती है, तो आप कहेंगे सांदित सकर्मक धातु कहलाती है। कौन सी, सांदित सकर्मक धातु, वेरी इंपॉर्टेंट है। कहा गया मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर, प्रत्यय तो देखेंगे उपसर्ग जो होता है, उपसर्ग वो आगे जोड़ा जाता है, और जो आपका प्रत्यय होता है वो हमेशा पीछे लगता है, क्या लगता है, पीछे, और ये हमेशा आगे, ठीक है। तो कहा गया जोड़कर बनाई गई क्रिया आपके सांदित सकर्मक धातु या आपके प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है, जो आपके अकर्मक व सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है, ठीक है। ये बात भी याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 18। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है, तो सामान्य वर्तमान आपके कहा गया, संभाव्य वर्तमान तत्कालिक, लेकिन आपके आसन्न भूत नहीं है, ठीक है। वर्तमान काल के, वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस के, तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, कितने भेद, 5। सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और आपके संभाव्य या आपके संभाव्य वर्तमान, लेकिन यहाँ पर आपके आसन्न भूत नहीं होता है, ठीक है ना, ठीक है। आ जाओ भाई, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक शब्द है, मैं खाना खा चुका था, भूतकालिक पूछा गया, तो आप कहेंगे पूर्ण भूतकाल है। मैं खाना खा चुका था, उसके बाद ये मिठाई लेकर आई, तो मैं क्या कर सकता है, मेरे को भूख नहीं थी, है ना, तो आप क्या, पूर्ण भूतकाल। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में पूर्ण भूतकाल है, जब क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीत गया है, तो वहां पर पूर्ण भूतकाल होता है। कहा गया वचन कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे 3 प्रकार के। वाच कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। वाच नहीं, घड़ियां की बात नहीं हो रही है, क्या आप लोग घड़ियां लेकर बैठ जाओ, अपनी अपनी घड़ियां कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। देखेंगे वाच्य की बात कही गई, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक है आपके कृत्यवाच्य, और एक कर्मवाच्य, और एक है भाववाच्य, ठीक है। अब देखो, कहा गया कृत्यवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, और भाववाच्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता होती है, ठीक है। याद रखोगे क्या, याद रखो। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग उर्दू का नहीं है, किसका नहीं है, उर्दू का नहीं है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे जन, उन, है ना, कौन सा, उन, तो आप कहेंगे खुश कम गैर तो है, लेकिन उन तद्भव उपसर्ग है, ठीक है, क्या है, तद्भव उपसर्ग है। खुश कम और तथा गैर उर्दू उपसर्ग है, जबकि उन आपके क्या है, तद्भव उपसर्ग है। आगे आते हैं, तो आगे इनमें से धड़ाक, धड़ाक किसकी बात, धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है, तो धड़ आक, धड़ आक, है ना। अब आपको ऐसे ही पढ़, धड़, धड़ से गिरा, तो धड़, अब उसमें आक जोड़ा, धड़ाक से गिर गया, है ना, धड़ाक से गिरा, ठीक है। तो धड़ाक में आक प्रत्यय है, इस प्रत्यय में निर्मित अन्य शब्द जैसे तैराक, ठटाक, मजाक, तड़ाक, फटाक, है ना, तो ये सारे धड़ाक, है ना, धड़ से गिरा, हम लोग कहते हैं ना, धड़ के बल गिर गया, धड़ाक से गिर गया, है ना, हम लोग ये शब्द यूज करते हैं आम बोलचाल की भाषा में, धड़ाक से गिर गया हो ना। तो जैसे तैराक, तैराक में आक प्रत्यय, है ना, तैर धन आक, तैराक, खट धन आक, खटाक, मज या मजा,
तो मज मज धन आक मजाक, तड़ तो कहा गया तड़ धन आक तड़ाक, फट तो फट धन आक बराबर फटाक, है ना। अल्प आयु में कौन सा प्रत्यय है, तो आप क्या कहेंगे अल्प आयु, अल्प धन आयु, ठीक है। तो अल्प उपसर्ग लगाने पर बनेगा, ठीक है ना, प्रत्यय नहीं है इसमें। चलो भाई, तो आगे आयु मूल शब्द है, ठीक है ना, आयु मूल शब्द है जिसमें अल्प उपसर्ग लगाने पर अल्पायु शब्द बना। अतः प्रश्न तुच्यपूर्ण, परीक्षा में उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर किया। इससे पूर्व जारी उत्तर कुंजी में सी उत्तर माना गया था, जो कि गलत है। आगे आता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए अल्प आयु में कौन सा प्रत्यय लगेगा, क्या बताएंगे। अल्प आयु में कोई प्रत्यय नहीं होता है, ठीक है। तो अलग अलग शब्द मिलकर, जैसे अल्प मीन्स थोड़ा और आयु मीन्स जीवन काल, तो अल्प एक उपसर्ग है तथा मूल शब्द है, ठीक है ना। आयु के साथ मिलकर अल्पायु बनता है, जिसका अर्थ कम जीवन काल होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा, तो आप कहेंगे उपसर्ग लगेगा, क्या उपसर्ग, ठीक है। अल्प एक उपसर्ग शब्द है, ना कि आपका प्रत्यय। आगे आता है, तो आगे आजीवन में कौन सा समास है, आजीवन, आजीवन तो आप कहेंगे अवयव भाव समास है। तो आजीवन शब्द में आपके अवयव भाव समास है, इसका विग्रह जीवन भर होता है। क्या होता है, जीवन भर। कहा गया मात्र हंता में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास। कौन सा, तत्पुरुष समास। कहा गया आपके मात्र हंता शब्द में तत्पुरुष समास, इसका विग्रह माता की हत्या करने वाला या संबंध पुरुष तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। किसके, तत्पुरुष समास के अंतर्गत, ठीक है। आगे देखो, कहा गया उप विराम का चिन्ह, किस विराम का चिन्ह, उप विराम। तो अल्प विराम और ये सब तो जान, उप विराम का चिन्ह कैसा होगा, तो आप कहेंगे ये वाला उप विराम है, ठीक है ना। उप विराम का चिन्ह ऐसा होता है, दो बिंदी रख दो। इसका प्रयोग आपके बहुधा शीर्षकों में होता है, किसमें, बहुधा शीर्षकों, ठीक है। कहा गया इनमें से विभत्स, विभत्स रस का स्थाई क्या होगा, तो यहाँ पर जुगुप्सा भी हो सकता है और घृणा भी हो सकता है भाई, दोनों सही आंसर है, ठीक है। आ जाओ भाई, तो बी आंसर से माना गया है फिलहाल। कहा गया विभत्स रस का स्थायी भाव आपके जुगुप्सा तथा घृणा दोनों होता है। परीक्षा में उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड के द्वारा बी माना गया था, लेकिन सही यहाँ पर दोनों है, ठीक है। आ जाओ, आगे आता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह का है, चलो। तो आप सभी लोग फटाफट सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे और फिर इसको देखते भी चलेंगे, देखेंगे। आगे आपके द्रुत विलंबित में गणों का क्रम कैसा होता है, द्रुत विलंबित में, ठीक है। तो आप कहेंगे नगड़, भगड़, भागड़, रगड़। याद कर लो भाई, है ना। चार छंद में चार गण होते हैं, इसमें नगड़, भगड़, भगड़ और आपका रगड़, ठीक है ना। तो याद कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके 2021 में पूछे जा चुके हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। विरोधाभास अलंकार निम्नलिखित में से किस अलंकार की श्रेणी में आती हैं, तो विरोधाभास अलंकार अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, अर्थालंकार के अंतर्गत। तो आगे विरोधाभास अलंकार अर्थालंकार के अंतर्गत आता है और वस्तुतः अर्थ को काव्य चमत्कृत करने वाले अलंकार को अर्थालंकार कहते हैं। काव्य रीत के कितने भेद होते हैं, काव्य रीत के कितने भेद होते हैं, तो दो भी होते हैं, चार भी होते हैं, है ना, और आप क्या कहेंगे कि तीन भी होते हैं। अब बताएं सही आंसर क्या होगा, ए बी एंड डी सही है। चलिएगा, कहा गया काव्य रीति के भेद में विभिन्न विद्वानों में मतभेद है, ठीक है। मुमट के तीन भेद स्वीकार किए गए, वैदर्भी, गौड़ी तथा आपके पांचाली रीति, और रुद्रट के इसके अतिरिक्त चौथी रीति कहा गया लाटी को शामिल किया गया है, ठीक है। बामन ने आपके कहा गया वैदर्भी और गौड़ी को काव्य रीत के बीच भेद के रूप में स्वीकार किया है। मतलब ए बी तथा डी तीनों उत्तर यहाँ पर सही हैं, और इसको क्या किया गया है, केवल यहाँ पर इससे पूर्व उत्तर डी माना गया था, लेकिन इसे उत्तर में ए और बी तीनों, ए बी और डी तीनों सही माना गया है, ठीक है ना। तो आप क्या कहेंगे, दो भी है, चार भी है और तीन भी है, ठीक है। आ दो भाई,
अब कहा कि केस स्टडी है ये आपकी। कहा गया काव्य पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। अब ना गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूं। अतल आपके कागे अस्ताचल तुम्हें जाने ना दूंगा। अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूं। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से काव्य सिहर कर मुड़ते रहे तुम। काव्य उपयुक्त काव्यांश में गहरी नींद में सोने का क्या अर्थ है? बेखबर होना। कैसा होना? बेखबर होना। आगे देखो, काव्य उपयुक्त वाक्यांश के अनुसार कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देना, कहाँ नहीं जाने देना, तो पतन की राह पर नहीं जाने देना। कहां पर? पतन की राह पर। आगे देखते हैं, चलिएगा। आज आपके बीच हिंदी के 40 क्वेश्चन और फिर इसके बाद जीएस के 40 क्वेश्चन जानदार शानदार करा। इसमें आपको हम ये भी दिखाएंगे कि आपके करंट के कितने क्वेश्चन आते हैं। बाकी तो सब पढ़ाया गया है ना, तो आपको देखना है। आ जाओ भाई, तो जीएस के लिए तैयार हो जाओ। और ये आप हिंदी समाप्त होने वाली और 7-8 क्वेश्चन बचे। तो आगे उपयुक्त वाक्यांश में कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है? तो आप कहेंगे जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं, है ना, जो कठोर जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर है। मधुशाला के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी है। कौन है? आप कहेंगे हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला है। ठीक है, आगे कहा गया मधुशाला, निशा निशा निमंत्रण, कहा गया सतरंगिनी, दो चट्टाने, मिलन यामिनी, और कहा गया मधु कलश इत्यादि रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। तो इनको याद कर लीजिएगा। इनमें से हार की जीत कहानी किसकी है? तो आप कहेंगे सुदर्शन जी की है। किसकी? सुदर्शन जी की। हार की जीत कहानी के रचनाकार सुदर्शन है। यह प्रेमचंद्र की परंपराओं के कहानीकार है। इस कहानी के प्रमुख पात्रों में बाबा भारती, सुल्तान, घोड़ा का नाम है घोड़ा, तथा आपके खड़क सिंह डाकू हैं। सुदर्शन का मूल नाम बद्रीनाथ भट्ट है। इनकी अन्य चर्चित कहानियों में साइकिल की सवारी, कवि का चुनाव, सच का सौदा, स्त्री का हृदय इत्यादि शामिल हैं। तो इनको क्या करना है? याद कर लेना है सुदर्शन जी की कहानियों को। कहा गया इनमें से कली कथा, कहा गया वाया बाईपास उपन्यास के रचनाकार कौन है? अलका, कहा गया आपके सरावगी। ठीक है, अलका सरावगी। ठीक है, तो कली कथा कहा गया वाया बाईपास उपन्यास की रचनाकार आपकी अलका सरावगी है। इन्हें इस रचना पर 2001 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। कब? 2001 का। कहा गया कृष्ण सोमती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस कृति पर दिया गया था? तो जिंदगी नामा 1979 के लिए। कहा गया कृष्ण सोमती को वर्ष 1980 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी कृति जिंदगी नामा कहा गया जिंदगी नामा या आपके जिंदाए रुख के लिए प्रदान किया गया था। इनमें से कहा गया इनमें से अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या था? तो शैव मत था। कैसा मत था? शैव मत था। तो अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत शैव। ये कश्मीर के निवासी थे। भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या में इन्होंने कहा गया आपके अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत दिया था। किसका? अभिव्यक्तिवाद का। याद रखना, ठीक है ना, अभिनव गुप्त का। अभिनव गुप्त। आगे आते हैं, आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। सभी लोग तैयार रहें। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यो आ गया भाई। क्या आ गया? आपके विखंडनवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका? विखंडनवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया? तो आप कहेंगे आपके देरिदा ने। किसने? देरिदा ने। विखंडनवाद का सिद्धांत देरिदा ने प्रस्तुत किया। इनका जन्म अल्जीरिया में हुआ था। इन्हें उत्तर कहा गया संरचनावादी विचारक कहा जाता है। उत्तर संरचनावादी विचारक कहा या विचारक माना जाता है। आगे देखो, यशोधरा, कैकेयी, उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों पर कविता लिखने वाले कवि इनमें से कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहा गया आपके द्विवेदी युगीन
कवि मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा, कैकेयी तथा उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों पर काव्य लिखा है। इनकी प्रथम कविता हेमंत, प्रथम आपका काव्य संग्रह रंग में भंग इत्यादि शामिल हैं। अब आते हैं आपके 40 क्वेश्चन मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान से, ठीक है ना। तो किसके बारे में अब पढ़ना है आपको? मूल विधि के बारे में, संविधान के बारे में और सामान्य ज्ञान के बारे में। छोटी सी बात यहाँ पर मैं बताना चाहूँ तो मूल विधि के लगभग 7 से 8 क्वेश्चन, संविधान के मिनिमम 12 क्वेश्चन और बचे 20 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से आते हैं। मतलब इसमें इतिहास, भूगोल, पॉलिटी तो इतिहास, भूगोल है ना, पर्यावरण, साइंस और यूपी स्पेशल, जनगणना, करंट अफेयर सब इसमें शामिल होते हैं इन 20 क्वेश्चनों में, क्योंकि 20 क्वेश्चन इन दोनों पोर्शनों से शामिल किए जाते हैं। याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण आपका संविधान और मूल विधि तैयार रखना है। और इसको तो आप इतिहास थोड़ा बहुत जान रहे हैं अगर तैयारी कर रहे हैं ना, इतिहास थोड़ा बहुत तो आप जान ही रहे हैं अगर आप तैयारी पर लगे हैं तो, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रखने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला है आप सभी के बीच में, कहा गया जो कोई भी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य के माध्यम से कष्ट का कारण बनता है उसे आईपीसी के अनुसार के साथ दंडित किया जाता, 3 महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों से, मिनिमम 3 महीने। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के अनुसार जो कोई किसी लोक स्थान में कोई अश्लील कार्य करेगा अथवा किसी लोक स्थान में या उसके समीप कोई अश्लील गाने, शब्द गाएगा या सुनाएगा या आपके उच्चारित करेगा जिससे दूसरों को क्षोभ होता हो, 3 महीने तक की कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। आगे आते हैं। आगे के फलस्वरूप वन्यजीव अब आपको सब कुछ पढ़ा दिया मैंने पॉलिटी में और मूल विधि में और सामान्य ज्ञान में। अब गलतियां नहीं करना, छोटी मोटी भी नहीं करना, ठीक है। तो अगर पूछ लिया जाए कि वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2013 किसके द्वारा आया, तो आप कहेंगे सिटीज के द्वारा। किसके द्वारा? सिटीज के द्वारा, ठीक है। तो कहा गया कि फलस्वरूप वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2013 बनाया गया। इस विधेयक में वन्य जीवों के विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण, उनके प्रवास स्थलों के प्रबंधन और वन्य जीवों के अंगों के व्यापार के नियमन और नियंत्रण के लिए कानूनी ढांचे का प्रावधान है। सिटीज कहा गया है लुप्त प्राय पौधों और जानवरों की रक्षा के लिए बहुपक्षीय संधि है। यह 1 जुलाई 1975 से लागू हुई थी। कब से लागू हुई थी? 1 जुलाई 1975 से ये लागू हुई थी। तो याद रखोगे, मैंने आपको वहां पर पढ़ा भी रखा है इन सब के बारे में। अब अगर यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए कि सिटीज का फुल फॉर्म बताएं जल्दी से, कमेंट करेंगे क्या? सिटीज का फुल फॉर्म क्या होने वाला है? जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे, ठीक है ना। हिंदी में तो बता दिया गया, अब इंग्लिश में आपको कमेंट करके लिखना है क्योंकि आपको एक एक चीजें पढ़ाई गई। तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? बताएंगे कौन है राष्ट्रीय मानवाधिकार के? तो क्या बोलेंगे? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र जी हैं। कौन है? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र जी हैं। आइए आगे आते हैं और अगले ऑप्शन देखते हैं। वहां पर ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर है, ठीक है। हाँ चलो, कहा गया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसके प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। वर्तमान में इस आयोग के अध्यक्ष आपके वी रामा सुब्रमण्यम जी हैं, ठीक है ना। रामा सुब्रमण्यम जी हैं, ठीक है। अभी हाल ही में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन से क्रम के और कौन चुने गए? कल चुने गए, बताएं कौन है जल्दी से। चलो 23वें क्रम के, इतना हम 53वें क्रम के, इतना हम बता दे रहे। कमेंट में आप नाम लिख देना इनका, ठीक है, नाम लिख देना। आगे आते हैं। तो आगे निम्नलिखित में से 2 कथनों के बीच सही संबंध चुनिए। जनहित याचिका का आगे अधिस्थित के नियम के विस्तार करती है या लोकस का आगे स्टैंडाई के नियम का विस्तार कर। जनहित याचिका में पत्र काव्यगत या क्षेत्राधिकार का न्यायालय द्वारा आपके प्रतिष्ठापन किया जाता है। कहा गया ए और बी दोनों सही है। ए सही है पर बी गलत है। कहा गया ए और बी परस्पर अनन्य है। ए
ए और बी गलत है, तो आप कहेंगे यहाँ पर दोनों आंसर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं। तो आगे आपके अधिस्थिति का मतलब, तो आगे अधिअस्थि का अर्थ सुने जाने का अधिकार। जनहित याचिका में याची को बिना सुने ही न्यायालय में कार्यवाही हेतु अंतः जनहित याचिका का आगे आपके अधिस्थिति के नियम का विस्तार करती है। पत्र के द्वारा भी जनहित याचिका दाखिल की जाती, इसे न्यायालय में का गया आपके प्रतिष्ठापित किया गया है। न्याय सशस्त्र में न्याय सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीश को पत्र लिखने की प्रक्रिया को कहा गया एपिस्टोलरी जुडिक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो याद करके रखोगे। ठीक है, एपिस्टोलरी या आपके कहा गया आपके जुडिक्शन। ठीक है, जुडिक्शन आगे आता है। आगे के मामले में अपने निर्णय के अनुसार संविधान की व्याख्या के क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय स्वयं को अपने स्वयं के निर्णयों द्वारा पूरी तरह से बाध्य नहीं मानता है, तो आप कहेंगे बंगाल आपकी इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य में। अब न्यायालय ये सारे केस मैंने पढ़ा रखे हैं, तो कहा गया बंगाल आपकी इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य 1955 1955 में। कब? 1955 में। ठीक है, के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया है कि संविधान में कोई ऐसा उपबंध नहीं है जो उच्चतम न्यायालय के अपने पूर्व निर्णय पर पुनर्विचार करने से मना करता हो। इस प्रकार संविधान की व्याख्या के क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय स्वयं अपने पूर्व निर्णय से पूरी तरह बाध्य नहीं है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके, तो राज्य की बात की, किसके? राज्य के। तो आप कहेंगे किसके पास? राज्य के राज्यपाल के पास होगी। किसके? राज्य के राज्यपाल। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 17 के अंतर्गत राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को राज्य के राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है। किसके? राज्य के राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है। आगे आता है। अब सभी लोग सेशन को तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते चलें। देखेंगे 7 क्वेश्चन हो गए, 8वां आ गया है। तो आगे आयकर अधिनियम 1961 के संबंध में DTAA का पूर्ण रूप क्या होगा? DTAA बताएं भाई। DTA डबल टैक्सेशन का अवॉइडेंस एग्रीमेंट, याद कर लो भाई, इंपॉर्टेंट है। डबल आपके टैक्सेशन का आपके अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ठीक है, तो आयकर अधिनियम 1961 के संबंध में DTAA डबल टैक्सेशन का आपके अवॉइडेंस एग्रीमेंट का पूर्ण रूप है ना। DTAA भारत और किसी अन्य देश किन्हीं दो एकाधिक देशों के बीच हस्ताक्षरित कर एक संधि है। ठीक है, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि करदाताओं को भारत और अन्य देश में अर्जित आय पर दोहरा कर ना देना पड़े। 8 क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन देख लो भाई, फिर मत कहना कि हम लोग नहीं बताते हैं। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर आपको 5,000 रुपए तक जुर्माना। कितना? 5,000 रुपए तक का जुर्माना। तो मोटर वाहन संशोधन विधेयक अधिनियम 2019 के अंतर्गत नए यातायात नियमों के अनुसार बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 181 के तहत 3 माह के कारावास या 5,000 रुपए या दोनों जुर्माना या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान दिया गया। आगे देखो, अगला भी क्वेश्चन आपका उसी से है। संयुक्त प्रांत राजस्व प्राधिकारी विनियमन निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया? तो 803 में। कब? 1803 में। तो 1803 में संयुक्त प्रांत, याद करो 1803 में संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी आपके विनियमन गवर्नर जनरल इन काउंसिल द्वारा पारित किया गया था। वर्ष 1925 से पहले बिना किसी नोटिस के किसी कानूनी भू संपत्ति के वास्तविक खरीदार को सामान्यतः प्रमुख किराएदार के रूप में जाना जाता है। किसके? प्रमुख किराएदार के रूप में। वर्ष 1925 से पहले बिना किसी नोटिस के किसी कानूनी भू संपत्ति के वास्तविक खरीदार को सामान्यतः प्रमुख किराएदार या आपके कहा गया टेनेंट इन चीफ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आ दो भाई, मौका है ना, चुन चुन कर लो।
है ना, चुन चुन कर करो क्वेश्चनों को। आगे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। 11वां क्वेश्चन, भारतीय क्षेत्र के ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महल एक राजस्व भू संपत्ति है जो एक गांव या गांवों के समूह को हो सकती है। कहा गया भारतीय क्षेत्र के ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महल एक राजस्व भू संपत्ति जो एक गांव या गांवों का कई समूह, मतलब कई समूह मिलकर समूह हो सकती हैं। महल महलवाड़ी प्रणाली से संबंधित है। विलियम बेंटिंक ने 1833 में ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा, आगरा, पंजाब, गंगा घाटी आदि इस प्रणाली की शुरुआत की थी आदि क्षेत्रों में। कहा गया 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान, अब संविधान शुरू हो गई। संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में किस शब्द का उल्लेख नहीं है। अब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, है ना, लेकिन लागू नहीं किया गया था। तो गणतंत्र था, गणराज्य भी था, स्वतंत्रता भी थी, लेकिन धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था, क्योंकि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा था। ओके, अब जो मैंने बता दिया वही सब कुछ है। पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था, ना कि धर्मनिरपेक्ष को। हाँ, लेकिन अर्थ वही होता है लगभग, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष। ठीक है, आगे आते हैं। संविधान शुरू हो गई तो उसके कितने 11 क्वेश्चन आए थे। हमने तो 8 ही बताए थे मूल संविधान, मूल विधि के। ठीक है, आ जाओ। कहा गया है आपके भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निषिद्ध, कहा गया निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। आर्टिकल 22 कौन है? आर्टिकल 22 भाई। ठीक है, आर्टिकल 21, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 19 में क्या बताया गया है। आर्टिकल 19 में जैसे हम आपको बोल रहे हैं, है ना, हमें अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, हमें बोलने की स्वतंत्रता, हमें मौन रहने की स्वतंत्रता, ठीक है ना, हमें अपनी बात रखने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करना, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 आपके प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता प्राप्त करना। आर्टिकल 21 बताता है कौन? आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 ही एक ऐसा है जो आपको बहुत कुछ देता है। मतलब आपको अगर आपने प्राणों को बचाना है तो सामने वाले को आप मार भी सकते हो, है ना। प्राण एवं दैहिक मतलब आपको अपने प्राण और अपनी शरीर सहित अपने प्राण बचाने, ये नहीं कि हाथ पैर काट दिए जाए। आगे आते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी निरुद्ध के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। इस अनुच्छेद में प्रावधानित है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसे गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। यह भी कि ऐसे व्यक्ति को वकील से संपर्क करने से मना नहीं किया जा सकता है और गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, लेकिन इसमें आने जाने का समय नहीं जुड़ा होगा। ठीक है ना, जितना भी समय। आर्टिकल 26 आ गया, क्या बात है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 आर्टिकल 26 बता रहा है। तो आप कहेंगे धर्म और आपके धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और संचालन करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, अधिकार देती है। आर्टिकल अगर आप देखेंगे आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 की व्याख्या करें तो क्या क्या निकलेगा। तो धर्म की स्वतंत्रता दी गई है भाई हमें। हम आज हिंदू है, कल हम इस्लाम धर्म अपना लें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जोर जबरियन नहीं होना चाहिए। क्या? जोर जबरियन नहीं होना चाहिए। अगर आर्टिकल 25 पूछा जाए तो आप कहेंगे धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 26 किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से छूट दी गई। आर्टिकल 27 और कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की स्वतंत्रता दी गई। आर्टिकल 28 में शामिल है, तो याद रखना है। ठीक है ना, आर्टिकल 28 में। ठीक है, तो आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में दी गई। 26 में धार्मिक मामलों के यही पूछा गया, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 में किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से छूट। आर्टिकल 28 में कहा गया है कि कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की स्वतंत्रता। अब मान लीजिएगा वहां पर ओम भूर्भुवः स्वः चल रहा है और हम इस्लाम धर्म के हैं, मान लीजिएगा थोड़ी देर, तो हम वहां पर स्वतंत्र है कि हम जाना चाहे तो जा सकते, नहीं जाना चाहते तो नहीं। अब मान लीजिएगा हम हिंदू धर्म के और वहां पर इस्लामिक कुछ चल रहा है तो हम जाना चाहे तो जा सकते, स्वतंत्र हैं आप। ठीक है, आ जाओ भाई। तो आगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के अनुसार
या अंतर्गत लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और संचालन का अधिकार है। ओके है? अरे भाई डन है। आ जाओ भाई, अगला आते हैं हम लोग। आप सभी लोग देखते चले और अगले की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह का है। क्वेश्चन नंबर 15 आ गया। कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 में, किसमें? 45 में। अब देखो 45 तो चलो आ जाओ। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा या अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सभी बच्चों तक की इसका आ गया सभी बच्चों तब तक दी जानी जब तक कि वे 6 वर्ष की आयु पूरी ना कर लें। ठीक है, तो 0 से लेकर 6 वर्ष। पहले इसमें 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु की बात की गई थी। ठीक है ना, लेकिन आपका फिर 86वां संविधान संशोधन आता है तो यहां से इसको हटा दिया जाता है। ठीक है, याद रखोगे। तो यहाँ पर 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को रख दिया गया 45 में। तो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को कहाँ रखा गया? शिक्षा का अधिकार दे दिया गया। उन्हें मौलिक अधिकारों के अंतर्गत रखा गया है, जो आपके आर्टिकल 21 का के अंतर्गत डाल दिया गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में प्रावधान है कि राज्य सभी बालकों के लिए, सिर्फ बालिका नहीं, बालिका और बालक सब उसमें है, बालिकाओं के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करें। लेकिन क्या कोई जाता है क्या? जाता है क्या? सीधा तो आजकल तो 3-4 साल का बच्चा हुआ तो पढ़ने के लिए उसको भेजा जाता है बढ़िया से इंग्लिश मीडियम स्कूलों में या कॉलेजों में, है ना, स्कूल में भेजा जाता है। तो यहाँ पर कहाँ कोई सिखाने के लिए अब आजकल भेजता है। आगे आते हैं। अगला है कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के हिस्से के रूप में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। कैसे, कब? तो आप कहेंगे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में जोड़ा गया था। ये आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं ये मतलब मूल संविधान में तो थे ही नहीं। इनको स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 8 जोड़े जाने थे। कितने? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 8 जोड़े जाने थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 10 जोड़े गए। कितने? 10 1976 में, जिसमें भाग 4 का जोड़ा गया, भाग 4 का, और आर्टिकल 51 का जोड़ा गया। ठीक है, जिसके द्वारा पहली बार संविधान में नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य क्या था? ये माता पिता या उनके मतलब बच्चों के अभिभावक का कर्तव्य है, जो 2002 में जोड़ा गया था 11वां, कि अपने बच्चे को शिक्षा तक पहुंचाएं, है ना, ये माता पिता का कर्तव्य है। ठीक है, और बच्चे का अधिकार आर्टिकल 21 में पहुंच गया है, 21 का में। आगे, एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहते हैं? तो निजी विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं? निजी विधेयक। ठीक है, कहा गया संसद में विधान बनाने के लिए 2 प्रकार के विधेयक आते हैं। कितने प्रकार? 2 प्रकार, एक सार्वजनिक विधेयक, एक निजी विधेयक। सार्वजनिक विधेयक मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, जबकि निजी विधेयक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। राज्य विधानसभा। राज्य विधानसभा मतलब आप जैसे देखेंगे कि राज्यपाल बनना है ना, राज्य विधानसभा की बात की जा रही है। किसकी? राज्य विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए, जैसे सीएम बनना है तो कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। पीएम बनना है तो कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। ठीक है ना, आपको राष्ट्रपति बनना है तो आप कहेंगे 30 वर्ष। कितना? राष्ट्रपति बनना है तो 35 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 वर्ष। कितना? 30 वर्ष। ठीक है, तो याद रखना। संविधान के अनुच्छेद 173 में, कहां पर? आर्टिकल 173 में, 73 के अनुसार राज्य विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। अच्छा, जो और आपके विधान परिषद में न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। ठीक है, लेकिन पंचायत में चुनाव मतलब पंचायत का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु? 21 वर्ष। वोट देने की आयु 18 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष आप सीएम पीएम कुछ भी बन सकते हो। 30 वर्ष से मतलब आप विधान परिषद या राज्यसभा में सदस्यता ले सकते हो, और आपके 35 वर्ष में राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बन सकते हो।
आ जाओ भाई। कहा गया राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है? तो आप कहेंगे राज्यों के राज्यपाल के पास होता है। तो कहां पर रखा गया है? आइए तो आप बताएंगे किस आर्टिकल के अंतर्गत ये रखा गया है? कोई बताएगा क्या? तब तक कमेंट कर दो, तब तक आप सभी लोग सेशन को शेयर वगैरह भी कर दिया करो। देखो क्वेश्चन का आप डिटेल कहा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 में, कहां पर 200 में द्वितीय कहा गया द्वितीय परंतु के अनुसार जिस विधेयक से उसके विधि बन जाने पर राज्यपाल की राय में उच्च न्यायालय की शक्तियों का ऐसा अल्पीकरण होगा जिससे कि संकटापन्न हो जाएगा तो उसे विधेयक पर राज्यपाल अपनी अनुमति नहीं देगा, ठीक है, उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। आर्टिकल नंबर 201 के अनुसार राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह उस आरक्षित विधेयक पर अनुमति दे या रोक ले, ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर, है ना। चलो 20 आ जाते हैं। तो आगे जिला योजना समिति की संरचना निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो आप कहेंगे राज्य विधायिका के द्वारा की जाएगी और किसके द्वारा? तो जिला योजना समिति की संरचना निर्धारित करना विधानमंडल का काम है। किसका? विधानमंडल का, या राज्य विधायिका के द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष? 1966 में। कब आई थी? 1966 में। तो अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 में अधिनियमित किया गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में प्रावधान दिया गया। इसे भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, IAS, IPS और IFS कहा जाता है। तीनों आ चुकी है ना, तो तीसरी याद रखना 1966 में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है? तो आर्टिकल 329। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन की बात कही गई है, ठीक है, ठीक है। आर्टिकल 3 अगर पूछ लिया जाए आर्टिकल 325 किससे संबंधित है? भाग 15, ठीक है, आर्टिकल निर्वाचन आयोग से, ठीक है। आप कहेंगे भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक की बात कही गई है। आर्टिकल 325 में मतदाता सूची से संबंधित और यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, नस्ल, जात या लिंग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल करने से अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आ चुके हैं। देखो 11 से शुरू किया था, मतलब 12 से, और 11 हो चुके हैं। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है। आ जाओ। आगे निम्नलिखित में से किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने की व्यापक शक्ति प्राप्त है? बैंकिंग सेवा, मतलब बैंकिंग में। किसमें? बैंकिंग में। आगे 7वीं अनुसूची के संघ सूची के अंतर्गत प्रविष्ट संख्या 45 में बैंकिंग का प्रावधान है। अतः बैंकिंग पर कानून बनाने की व्यापक शक्ति किसके? संसद के पास, पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। तो आप देख लिए 11, 11, 22 और 23, 12 क्वेश्चन हो चुके हैं, और 12 क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन की तरफ आगे आपके माइकोसॉकनासी से प्राप्त एक पौधनाशक पदार्थ किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? विषाणु से, शैवाल से? अब बताएंगे जल्दी से। आगे आते हैं। ऑप्शन अगला आपका है, इधर होगा भाई, है ना। आ जाओ। सभी लोग सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर देना। तो आप क्या कहेंगे? कवक से। किससे? कवक से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कागा आपके माइकोसॉकनासी कवक या फंगस से प्राप्त एक पौधनाशक पदार्थ है जो जीवित उत्पादकों के ये एजेंट कृषि में विशिष्ट खरपतवारों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करते हैं। अब आपने यहां से क्या देखा कि यहां से आपकी साइंस शुरू हो गए। क्वेश्चन 24 थे, तो 12 से शुरू किया था और 12 क्वेश्चन आपके किसके थे? तो आप कहेंगे पॉलिटी के। मिनिमम मैंने कहा पॉलिटी के 12, किसी किसी में 15 तक आ जाते हैं, है ना, 15 तक आ जाते हैं। आ जाओ। 12वीं
शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीर शैव परंपरा या आपके लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आप कहेंगे आपके बाशवाना ने, ठीक है ना, बाशवाना ने। 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीर शैव परंपरा या आपके लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व आपके बाशवन्ना ने या बाशवाना ने किया, या वह कल्याणी के कागे कलचुरी शासक विज्जल द्वितीय के मंत्री थे। वीर शैव संप्रदाय के अनुयायियों को लिंगायत या आपके जंगम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जंगम, ठीक है, लिंगायत या जंगम कहा जाता था। कागे 1840 में परमहंस मंडली की स्थापना कहां पर हुई? बॉम्बे में हुई थी, बॉम्बे में। कागे 1840 में परमहंस मंडली की स्थापना तत्कालीन बॉम्बे या महाराष्ट्र प्रेसिडेंसी में की गई थी। इसकी स्थापना ददोबा पांडुरंग तथा उनके सहयोगियों द्वारा। अब आप बताओ डिटेल में पढ़ाया है कि नहीं, सच सच बताना। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? एनके सिंह थे, है ना। और अगर पूछ लिया जाए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? तो अरविंद पनगड़िया जी होंगे, ठीक है। 16वें वित्त आयोग अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वां वित्त आयोग आएगा, ठीक है। 2021 से लेकर 1 फरवरी 2021 को संसद के पटल पर रखी गई थी। तो अब आपका 2026 से 16वां वित्त आयोग आएगा। अच्छा, वित्त आयोग किस आर्टिकल में? कमेंट करना। निम्नलिखित करों में किसे गंतव्य आधारित कर कहा जाता है? वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी, जो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लाया गया। वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी को गंतव्य आधारित कर कहा जाता है। जहां वस्तु एवं सेवा का उपभोग होगा उसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र को यह कर आपके उपार्जित होगा। यह एक दोहरा कर है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों एक साथ समान कर आधार पर कर आपके उद्ग्रहण और संग्रहण करते हैं। आगे आते हैं। कागज भारतीय कंपनी को प्रतिफल की प्राप्ति की तारीख से कागज पूंजी लिखित या आपके कैपिटल इंस्ट्रूमेंट जारी करने के लिए क्या समय सीमा दी जाती? 60 दिन या 2 महीने? क्या 60 दिन या 2 महीने? चलो आगे आ जाते हैं। और जहां से आप मैथ रीजनिंग कर रहे हैं वहां से मैथ रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फटाफट करते चलना क्योंकि आप अब रिवीजन करते चलो, एग्जाम डेट घोषित हो सकती है कभी भी। भारतीय कंपनी को विदेशी निवेश प्राप्त करने के लिए प्रतिफल प्राप्ति की तारीख से पूंजी लिखित जारी करने के लिए 60 दिन का समय सीमा दी जाती है। 2011 की अभी तक करंट का क्वेश्चन नहीं आया। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। आइए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करें, अंडमान और निकोबार, अगर बात की जाए कि अंडमान और निकोबार की, ठीक है, तो 10 डिग्री चैनल से ये अलग होते हैं, है ना। तो कौन सा? लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान ऐसे लिख लो। और आप कहेंगे कार निकोबार, कौन सा? कार निकोबार। अगर पूछ लिया जाए अंडमान की सबसे ऊंची चोटी तो आप कहेंगे माउंट थुलियर, कौन सी होगी? माउंट थुलियर। और अगर पूछ लिया जाए निकोबार की सबसे ऊंची चोटी तो आप कहेंगे सैंडल पीक। क्या होगी? सैंडल पीक। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? बताएं, बोले। अरे भाई हाँ, आप कहेंगे सैंडल पीक। क्या? सैंडल पीक। और ये होगी निकोबार की सबसे, माउंट थुलियर। क्या? माउंट। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पूछ ली जाए तो भी सैंडल पीक होगी। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक, निकोबार की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट थुलियर, ठीक है। 10 डिग्री चैनल पर है। और यहाँ पर भारत का यह केंद्र शासित प्रदेश भी है। और ये यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, मात्र 46 लोग रहते हैं। कितने? 46 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में। कितने लोग? 46, 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। पुदुचेरी का जनसंख्या घनत्व 2547, लक्षद्वीप का 2149 और चंडीगढ़ का 9258 है। आगे देखो, कहा गया कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत श्वेत क्षेत्र से जोड़ता है? नाथुला दर्रा। कौन सा? नाथुला दर्रा, ठीक है। अब अगर पूछ लिया जाए आपके आगे हिल दर्रा किस राज्य का है? आगे हिल दर्रा
बताएंगे। आगे, हिल दर्रा किस राज्य का है? बोले भाई, तो आप कहेंगे लद्दाख। कहाँ का है? लद्दाख का, याद कर लो भाई। चांगला दर्रा कहाँ का है? चांगला दर्रा कहाँ का है? तो क्या बोलोगे? लद्दाख का। ठीक है। जोजिला दर्रा कहाँ का है? तो पहले तो ये आपका जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में आता था, है ना। अब आपका जोजिला दर्रा कह सकते हैं लद्दाख का है। ठीक है, लद्दाख का है। आगे आते हैं। कहा गया नाथुला दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। यह दर्रा चीनी क्षेत्र में तिब्बत पठार की चुंबी घाटी में खुलता है। नाथुला भारत एवं चीन के बीच तीसरा व्यापार पॉइंट है, सिक्किम में स्थित है। यह दर्रा हिमालय क्षेत्र में समुद्र तट से लगभग 4,404 मीटर या 14,450 फीट की ऊंचाई पर है। याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौसम असह्य नहीं है? तो आपका जायद भी है, खरीफ भी है, रबी है। बड़चन अड़चन कहाँ पर है ना? बड़चन नहीं, तो क्या बोलोगे? बड़चन नहीं है, बाकी तो सब है। ठीक है ना, बाकी सब है। भारत में बड़चन मौसम आपका कृषि नहीं है, जबकि जायद, रबी, खरीफ मौसम आपके कृषि फसल है। ठीक है, असह्य का मतलब फसल होता है। ठीक है। कहा गया भूपर पट्टी में कार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम जैसे खनिजों के रूप में मौजूद कार्बन का प्रतिशत कितना है? तो 0.02%। ठीक है। भूपर पट्टी में कार्बन की मात्रा 0.02%। कार्बोनेट, कोयला, पेट्रोलियम जैसे खनिजों के रूप में होती है। नासा के अनुसार वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.04% है। अभी भी करंट अफेयर नहीं आई है। ठीक है, तो करंट अफेयर के पीछे भागना नहीं है, टाइम पास नहीं करना है आपको। उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है? तो आप कहेंगे अवकेंद्र कहा जाता, अधिकेंद्र नहीं कहा जाता, अवकेंद्र कहा जाता है। डिटेल में जब पढ़ाया है तो वहां पर भी मैंने एक एक चीजें आपको दे रखी हैं। आप कह नहीं सकते कि मैंने आपको वो चीजें नहीं दी हैं। आगे आते हैं। कहा गया उस बिंदु को अवकेंद्र कहा जाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है। जहां भूकंपी तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता, उसे अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। किसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। कहा गया आधुनिक भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। आगे देखो। कहा गया निम्नलिखित में से राष्ट्रीय कृमि सहित पहल या नेशनल आपके डिवर्मिंग इनिशिएटिव के अभिप्रेत लाभार्थी कौन है? तो 1 से लेकर 19 वर्ष के आयु के बीच के वयस्क। तो ऐसी आपको योजनाएं, परियोजनाएं एक देखो आ गई और ऐसी आती हैं। फरवरी 2018 में तत्कालीन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय कृमि रहित रहित कहा गया पहल की शुरुआत गुरुग्राम हरियाणा से की। इस पहल के तहत 1 से लेकर 19 वर्ष के बीच के बच्चे अभिप्रेत लाभार्थी है। पहली बार वर्ष 2015 में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस किस दिन मनाया जाता है, बताएं, लिखो भाई। किस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस? साल में 2 बार मनाया जाता है। कब कब? तो 10 फरवरी को राष्ट्रीय, है ना, 10 फरवरी को भी, 10 फरवरी को, और आप कहेंगे 10 अगस्त को, 10 अगस्त को। ठीक है, याद रखो। आगे आता है। एक वर्म एक प्रोग्राम है जो जिसे एक नेटवर्क पर है तो खुद को प्रसारित करना। क्या करना है? खुद को प्रसारित करना। कहा गया एक वर्म एक प्रोग्राम है जो एक नेटवर्क पर खुद को प्रसारित करता है या अपने अपने आप को अधिक से अधिक गुणित या आपके मल्टीपल कॉपी करके नेटवर्क कनेक्शन के माध्यम से कंप्यूटरों में फैलाता है। आमतौर पर कंप्यूटर वर्म, अभी कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर फाइलों को संक्रमित नहीं करता, अपितु नेटवर्क पर किसी दूसरे कंप्यूटर को
अधिक संक्रमित करता है? कहा गया क्लाउडिंग कंप्यूटिंग में I1AAS का पूर्ण रूप क्या होगा? तो आप कहेंगे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ठीक है। आ जाओ भाई, क्या है IaaS, ठीक है। क्लाउडिंग कंप्यूटिंग में IaaS का पूर्ण रूप आपके इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के लाभ। IaaS एकाधिक उपयोगकर्ताओं को समान भौतिक अवसंरचना साझा करने की अनुमति प्रदान करता है, या IT उपभोक्ताओं को इंटरनेट पर संसाधनों तक पहुंचने की अनुमति प्रदान करता है, ठीक है। लास्ट 2 क्वेश्चन, मैथ जहां से पढ़ रहे हो वहां से पढ़ते रहना, मैथ भी इसमें दी गई है। 39 का आगे जनवरी 2021 तक, है ना, बात देखो कैसे कहेगी। जनवरी 2021 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार फेसबुक के वर्तमान CEO कौन है? तो आप क्या कहेंगे? मार्क जुकरबर्ग। अगर अब पूछ लिया जाए जनवरी 2025 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार फेसबुक के वर्तमान कागज CIO कौन है, क्या बोलोगे? बोले आप में से कितने लोग इसका सही आंसर दे पाएंगे? देखें, वर्तमान में मेटा प्लेटफॉर्म या पूर्व में फेसबुक के CEO मार्क एलियट या जुकरबर्ग है। फेसबुक की शुरुआत जुकरबर्ग ने फरवरी 2004 में की थी। फेसबुक वर्तमान में मेटा एक अमेरिकन ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग सेवा है। इसका मुख्यालय आपका कहा गया मेनलो पार्क या कैलिफोर्निया USA में स्थित है, ठीक है। अगर आपसे कह दिया जाए जनवरी 2025 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार फेसबुक के वर्तमान CEO कौन है, बोलो, कमेंट करेंगे क्या? अरे भाई जो है वही रहेंगे, हाँ यही कमेंट करना है। कहा गया गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। क्या कहते हो? ध्रुव, ठीक है। तो गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को ध्रुव या पोल कहा जाता है। इसे P के रूप में दर्शाया जाता है। यह दर्पण की सतह पर स्थित होता है, ठीक है। तो ये है आपके 40-40-80, है ना। और 80 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। पहला सेट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। एक जो 12 तारीख की पहली प्रणाली का था या पहली पाली का था, ठीक है। तो 12 नवंबर 2021 का पहला पेपर आपके समक्ष मैंने रख दिया। GS में केवल करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है, तो भाई इसको एक को इग्नोर कर देना। उसके अकॉर्डिंग 1-2 क्वेश्चन जो भी आएंगे उनको हम अपडेट करके बता देंगे, तो इनको जरूर करना। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आपके अगले पोर्शन में कहा गया अगला जो लेकर आएंगे, देखो संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षण है। तो ये आप करें, जहां से आप पढ़ रहे हैं वहां से करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बढ़िया से करें, दबा के, है ना। 30-30 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग में लेकर आए कम से कम, ठीक है। तो 80 क्वेश्चन हिंदी और GS मैंने कर दी है। आप सभी के लिए यहाँ पर यूपी होमगार्ड का बैच भी चल रहा है। मात्र और मात्र अभी 25 नवंबर तक इसमें आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसके लिए फीस मात्र 21 रुपए रखी गई। उसके बाद इसकी फीस आपकी ये डबल से थोड़ा ज्यादा हो जाएगी, मतलब 51 रुपए हो जाएगी। तो सभी लोग फटाफट जाएं और सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके और जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे ना कोर्स को भी, जिन लोगों ने अभी तक कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। 1 दिसंबर से इसमें बैच चलने वाले हैं, तो आप सभी लोग जाकर तब तक कोर्स ज्वाइन करें। जितने मैंने आपको कहे 6000 6500 के आसपास क्वेश्चन आंसर दे देंगे और करंट अफेयर से अपडेट कर देंगे। आपको अपडेटेड चीजें भी उपलब्ध करा देंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ें जो आपको एग्जाम में आना है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पाली के साथ, मतलब 12 नवंबर के सेकंड पाली को लेकर आएंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना, और ये 80 क्वेश्चन आपके बिल्कुल भी खराब नहीं जाने वाले, क्योंकि 40 हिंदी के हैं, तो वो तो ज्यो के त्यों ही आने हैं। जो आपके GS के, मतलब ज्यो का त्यों का मतलब सिलेबस वही है, तो अकॉर्डिंग टू वही वैसे ही आपको दिखने वाले हैं कहीं ना कहीं। और फिर उसके बाद 40 क्वेश्चन GS के, जिसमें एक आध क्वेश्चन करंट अफेयर के ऐसे हो सकते हैं।
जो मतलब 1-2 आते ही हैं, तो 1-2 में वही 2 नहीं आएँगे, बाकी करंट अफेयर अपडेट होकर आएगी। अभी 2011 की जनगणना है, तब भी 2011 की जनगणना थी। हो सकता है आपकी जैसे वन वगैरह आ जाए कि वन जनगणना 2023 वाली, तो वो सब अगर क्वेश्चन में आगे पूछा गया होगा, तो अपडेट कर के हम आपको देते भी रहेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक आप लोग अपना और अपने साथ सभी ध्यान रखें।